सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बुद्धि परीक्षण के प्रकारों के विषय में और व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण हम किसे कहते हैं, सामूहिक बुद्धि परीक्षण किसे कहते हैं और इन दोनों में अंतर क्या होता है। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे। इसके अलावा जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण होता है इसमें भी दो पार्ट होते हैं, शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और अशाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। इसी प्रकार से सामूहिक बुद्धि परीक्षण भी शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण और अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण में बटा हुआ है। दोस्तों, ये केवल देखने में ढेर सारा लग रहा है लेकिन है बहुत ही आसान। सिंपली वे में सबसे पहले हमने बुद्धि परीक्षण के विषय में देखा था, हमने बुद्धि लब्धि कैसे ज्ञात की जाती है इसके विषय में भी पढ़ा था। अब यहाँ पर हम व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण के बारे में सबसे पहले जानेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण होता है, आप देखिए यहाँ पर व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण होता है यानी कि इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट, और जो सामूहिक बुद्धि परीक्षण होता है यानी कि ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट, इनमें प्रमुख रूप से जितने भी अंतर हैं हम सभी को देख लेंगे और इन्हें आप समझ भी जाएंगे कि इनकी परिभाषा हमें कैसे लिखनी है। तो देखिए, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण एक समय में एक ही व्यक्ति पर किया जा सकता है, इसलिए किसी समूह के व्यक्तियों की बुद्धि का मापन करने में समय, शक्ति और धन अधिक लगते हैं। ये अधिक खर्चीले होते हैं। यानी कि किसी समूह के व्यक्तियों की बुद्धि का मापन करने के लिए दोस्तों जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण होता है यह अधिक खर्चीला होता है। इसका रीजन ये है कि जब हम एक एक व्यक्ति का, देखिए एक समय में एक ही व्यक्ति का जब हम बुद्धि परीक्षण करेंगे तो इसमें क्या लगेगा, समय अधिक लगेगा। क्यों समय अधिक लगेगा? क्योंकि अगर क्लास में 20 बच्चे हैं, मान लीजिए कम से कम अगर 20 बच्चे हैं तो एक एक बच्चे का बुद्धि परीक्षण आप करोगे तो आपको हर एक बच्चे को अलग अलग टाइम देना पड़ेगा। उस टाइम में उसका क्या करना होगा, आपको पूरा परीक्षण कंप्लीट करना होगा। और अगर यही सामूहिक बुद्धि परीक्षण की बात करें तो एक ही टाइम में आप उन सभी बच्चों का बुद्धि परीक्षण कर सकते हैं। इससे क्या होगा, समय की बचत होगी, श्रम की बचत होगी। तो इस तरीके से जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है ये अधिक खर्चीला होता है, एक एक बच्चे का करना और एक एक बच्चे के लिए अलग से प्रश्नावली का निर्माण करना। जबकि यहाँ पर आप देखिए जो सामूहिक बुद्धि परीक्षण होता है ये कम खर्चीले होते हैं। सामूहिक बुद्धि परीक्षण एक समय में अनेक व्यक्तियों पर किया जा सकता है, जबकि यहाँ पर आप देखिए एक समय में एक ही व्यक्ति पर किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसलिए इनके द्वारा किसी समूह के व्यक्तियों की बुद्धि मापने में अपेक्षाकृत बहुत कम समय लगता है, इसीलिए ये कम खर्चीले होते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण क्या होता है और सामूहिक बुद्धि परीक्षण क्या होता है। जब हम समूह के एक एक व्यक्ति का अलग अलग बुद्धि परीक्षण करते हैं तो वह व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, और पूरे समूह के सदस्यों का एक साथ जब बुद्धि परीक्षण करेंगे तो वह सामूहिक बुद्धि परीक्षण कहलाएगा। अब देखिए, जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण होते हैं ये प्रायः मौखिक होते हैं। क्या होते हैं? मौखिक होते हैं, जबकि ये प्रायः लिखित होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे कि अगर हम परीक्षा ले रहे हैं एक एक बच्चे का तो हम क्या करेंगे, उससे ओरल क्वेश्चन पूछेंगे। कितने बच्चों के लिए हम बैठ करके अलग से पेपर तैयार करेंगे? इससे अच्छा एक एक बच्चे से हम ओरल क्वेश्चन पूछ लेंगे। जो प्रश्नावली बनाई गई है बुद्धि परीक्षण के लिए उससे एक एक बच्चे को बुला करके क्वेश्चन पूछ लेंगे। और जो सामूहिक बुद्धि परीक्षण है इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम एक प्रश्नावली का निर्माण करेंगे और सभी बच्चों को दे देंगे उसका उत्तर लिखने के लिए एक साथ। तो इस तरीके से ये परीक्षण प्रायः लिखित मिलेंगे आपको सामूहिक, जबकि व्यक्तिगत क्या मिलता है, मैक्सिमम मौखिक रूप से ही देखने को मिलता है। इसके बाद देखिए, इसका प्रयोग अशिक्षित एवं विकलांग बच्चों पर भी किया जा सकता है। अशिक्षित एवं विकलांग बच्चों पर भी किया जा सकता है, क्योंकि यह क्या होता है, मौखिक होता है। जो भी बैठेगा देने के लिए व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण वह आसानी से जो क्वेश्चन अगला पूछेगा, अगला व्यक्ति जो उसका परीक्षण ले रहा है वह सारी बातों को क्या करेगा, आसानी से बच्चा बता देगा। और जबकि ये जो सामूहिक बुद्धि परीक्षण होता है यह इस प्रकार के इन श्रेणियों के बच्चों पर नहीं किया जा सकता है, खासकर बच्चों पर। क्यों? क्योंकि सारे बच्चे तो भाषा जानते नहीं है, सारे बच्चे तो लिख के बता नहीं पाएंगे। तो इसलिए जो
व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण होता है या विकलांग बच्चों के लिए, खासकर ऐसे बच्चे जो जिनको देखने में दिक्कत होती है या इस तरीके के बच्चे, तो उनके लिए क्या होता है, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण आसान होता है। यानी कि विकलांग और बच्चों पर, अगर विकलांग बच्चों की बात करें तो ऐसे बच्चों के लिए और अशिक्षित बच्चों के लिए या जिन्हें अभी लिखने का ज्ञान नहीं है, पढ़ने का ज्ञान नहीं है, उनके लिए व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण बहुत ही अच्छा है। जबकि सामूहिक बुद्धि परीक्षण इन बच्चों के लिए उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम इनमें हम लिखित ही प्रश्नावली का निर्माण करते हैं और लिखित ही उत्तर लेते हैं। इसके बाद देखिए चौथा पॉइंट है, इसकी समय सीमा प्रायः निश्चित नहीं होती। जैसे कि किसी बच्चे को हमने बुला लिया, बैठा दिया उसे, उसके बाद उसका बुद्धि परीक्षण लेना स्टार्ट किया, क्वेश्चन पे क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, एक एक बच्चे को बुला करके, किसी बच्चे को हमने 10 मिनट दिया, किसी को 15, किसी को 20, तो इसमें कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। लेकिन जो सामूहिक बुद्धि परीक्षण होता है, इसमें समय सीमा निश्चित होती है कि इतने समय के भीतर, यानी कि 1 से 1.5 घंटे के अंदर आपको सभी प्रश्नों का उत्तर सभी बच्चों को एक साथ लिख करके जमा कर देना है। अब देखिए इसके बाद अगला पॉइंट है, इन परीक्षणों में वैधता एवं विश्वसनीयता अपेक्षाकृत अधिक होती है। क्यों अधिक होती है? क्योंकि हम उस बच्चे के ज्ञान को जांच लेते हैं। जब हम पर्टिकुलर उसे एक एक बच्चे को बैठा करके उससे क्वेश्चन पूछते हैं, तो वह अगल बगल उसके कोई नहीं है, उसकी कोई हेल्प करने वाला नहीं है, वो अपने मन से जो आंसर बता रहा है, तो इसलिए इसकी जो शुद्धता होती है और वैधता होती है, यह बहुत ही विश्वसनीय होती है। और इन परीक्षणों में वैधता और विश्वसनीयता अपेक्षाकृत कम होते हैं। क्यों कम होते हैं? क्योंकि अगल बगल से बच्चा, क्या पता उसने कुछ क्वेश्चन के आंसर किसी से पूछ के दिए हों, ये भी तो हो सकता है। इसके बाद देखिए फिर है, इसका उत्तर देते समय नकल के कोई अवसर नहीं होते, क्योंकि आपके आसपास कोई है ही नहीं, तो आप नकल किससे करोगे? जबकि इसका उत्तर देने में नकल भी हो सकती है। कहीं कहीं देखने में आता है कि इसमें नकल होने के भी चांसेस होते हैं, क्योंकि समूह में सभी लोगों को एक ही प्रश्न पत्र मिला है, तो कहीं ना कहीं इस तरीके की संभावना इसमें बनी रहती है नकल की। इसके बाद देखिए जो लास्ट पॉइंट है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में, वो है, इन परीक्षणों में संकोची व्यक्तियों को कठिनाई होती है, क्योंकि ये जो होता है प्रायः ओरल होता है, मौखिक होता है, आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और जो पूछने वाला व्यक्ति है, अगर उससे बच्चा डर रहा है या फिर बच्चा संकोच कर रहा है आंसर देने में, तो कहीं ना कहीं जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है, इसमें बच्चों को इस तरीके से इंटरेक्शन करने में कठिनाई होती है। जबकि जो सामूहिक बुद्धि परीक्षण होता है, इसमें क्या होता है, इसमें इन परीक्षणों में इस प्रकार की कठिनाई क्यों नहीं होती है? क्योंकि इसमें प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं, किसी से संवाद नहीं करना होता या फिर किसी के प्रश्नों का डायरेक्ट उत्तर नहीं देना होता, बल्कि आपके पास टाइम होता है, आप सोच समझ करके उसका आंसर लिखते हैं। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण क्या होता है और सामूहिक बुद्धि परीक्षण क्या होता है। उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत ही अच्छे से इसका आंसर एग्जाम में लिख लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बताया था कि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण में यहाँ पर आप देखिए व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और अशाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। पहले आप शाब्दिक और अशाब्दिक का मतलब समझिए। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण ऐसे व्यक्तियों पर किया जाएगा, ऐसे व्यक्ति पर, अगर व्यक्तिगत की बात करूं तो ऐसे व्यक्ति पर किया जाएगा जो व्यक्ति पढ़ना लिखना जानता है या उसे किसी भाषा का, किसी भी भाषा का ज्ञान है, किसी भी भाषा को वो लिख पढ़ सकता है, तो ऐसे लोगों पर हम शाब्दिक बुद्धि परीक्षण करते हैं। शाब्दिक यहाँ पर सामूहिक के लिए भी वही लागू होता है, समूह में भी ऐसे बच्चे जो लिख पढ़ सकते हैं, उन बच्चों पर हम, किसी भी भाषा को जो जानते हैं, उन बच्चों पर आसानी से हम सामूहिक बुद्धि परीक्षण कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर भी ये किसी भी भाषा को लिखना और पढ़ना अगर जानते हैं, तो उस भाषा में ये लिख करके अपने क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर व्यक्ति की बात करें तो एक व्यक्ति का अगर हम एग्जाम ले रहे हैं, तो एक व्यक्ति को हम प्रश्नावली बना करके दे देंगे, वो अपना आंसर करके दिखाएगा। और अगर हम समूह की बात करें तो समूह में हम सभी बच्चों को, क्योंकि सभी बच्चे पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, तो वो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में भाग ले रहे हैं, तो सभी बच्चों को हमने प्रश्नावली दे दी है, अपना सब सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जो अशाब्दिक होता है, अशाब्दिक मतलब इसमें शब्द नहीं होते, अ लग गया इसका मतलब क्या, इसमें शब्द नहीं है, तो इसमें क्या करना है, क्रिया करके दिखानी है। अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज करवाएंगे टीचर, जो परीक्षण ले रहे हैं आपका बुद्धि परीक्षण, वो आपको अलग अलग प्रकार की क्रियाएं कराएंगे। यानी कि ये जो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, ये स्पेशली उन बच्चों के लिए या फिर उन व्यक्तियों के लिए है जो निरक्षर है, यानी कि जो पढ़ने लिखने में असमर्थ हैं, जिन्हें कोई भाषा नहीं आती है लिखने पढ़ने, उनके लिए अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण बनाया गया। तो यही व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में भी है, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का हम
क्रिया के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से, खेल के माध्यम से किस तरीके से हम उसका परीक्षण कर सकते हैं। तो यह हो जाएगा अशाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। और समूह में अगर हम यही कर रहे हैं, क्रिया करवा रहे हैं ढेर सारे लोगों का एक साथ और उनका सामूहिक बुद्धि परीक्षण कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये भी अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण होगा, क्योंकि हम यहाँ पर क्या करवा रहे हैं, क्रिया करवा रहे हैं, कोई खेल करवा रहे हैं, किसी चित्र के माध्यम से उनसे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बुद्धि परीक्षण कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्रिया करते हुए अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण हम कर लेते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। शाब्दिक का मतलब ऐसे लोग जो पढ़े लिखे होते हैं, जो किसी भाषा को जानते हैं, उन लोगों का बुद्धि परीक्षण इसके माध्यम से होता है, चाहे व्यक्तिगत हो चाहे सामूहिक हो। इसी प्रकार अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण ऐसे लोगों पर किया जाता है जो अशिक्षित होते हैं, या विकलांग बच्चे, या फिर ऐसे बच्चे जो अभी भाषा को पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, उनके लिए अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण होता है, जिसमें क्रिया के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से हम क्वेश्चन पुटअप करते हैं और बच्चे उसका आंसर देते हैं। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा शाब्दिक बुद्धि परीक्षण क्या होता है और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण क्या होता है। शाब्दिक में भाषा और अशाब्दिक में क्रिया। अब इसके बाद दोस्तों देखिए, यहाँ पर कुछ और भी चीजें हैं। क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, इसमें टेट परीक्षण आता है। इसका निर्माण मरे एवं मॉर्गन ने 1935 में तैयार किया था। इसको मरे एवं मॉर्गन ने 1935 में तैयार किया था और यह व्यक्तियों के लिए था, ठीक है। और इसमें 30 कार्ड थे, याद रखिएगा आप लोग। और जो CAT परीक्षण है, यह लियोपोल्ड वेलक ने इसका निर्माण किया था और यह बच्चों के लिए था। तो बच्चों के लिए जो कैट परीक्षण था, यह बच्चों की बुद्धि परीक्षण के लिए था और टेट परीक्षण व्यक्तियों के लिए था। तो याद रखिएगा। और कैट परीक्षण में कितने कार्ड थे? 10 कार्ड थे। ये इतनी जानकारी आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पर है। पहला क्वेश्चन है, टर्मन के अनुसार सामान्य बुद्धि लब्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि क्या होती है? यहाँ पर 4 ऑप्शन है, A, B, C, D। कौन सा सही है आप बताइए? A सही है, B सही है, C सही है या फिर D सही है? ऑप्शन A में 140 से अधिक दिया है, ऑप्शन B में 120 से 140 दिया है, ऑप्शन C में 110 से 120 दिया है, ऑप्शन D में 90 से 110 दिया है। तो आपको अच्छे से पता है कि सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि टर्मन के अनुसार 90 से 110 के बीच में होती है। तो ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही है, 90 से 110। इसको आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2017 में आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया है, आप ही लोगों के 3rd सेमेस्टर में। इसके बाद देखिए, अल्फ्रेड बिने ने पहला बुद्धि परीक्षण कब किया था? ये मैंने कल की वीडियो में बताया था। जो भी प्रशिक्षु कल का वीडियो पढ़े हैं उन्हें पता है कि अल्फ्रेड बिने ने कब बुद्धि परीक्षण किया था। तो आप लोगों ने अगर पढ़ा है तो आप लोग बताइए कौन सा आंसर करेक्ट है इसमें। दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ए 1905 में किया था। और आप देखिए 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, इसको मैंने कल कराया भी था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? ये भी मैंने आपको बताया था। ऑप्शंस हैं सिगमंड फ्रायड, वुंट, थांडाइक या पावलोव। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, वुंट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, CAT परीक्षण है बच्चों के लिए, बालिकाओं के लिए, वयस्कों के लिए, पशुओं के लिए। मैंने अभी आपको बताया CAT परीक्षण, चिल्ड्रंस एप्रीसेप्शन टेस्ट। इसमें दोस्तों ये किसके लिए होता है? तो चिल्ड्रन से, C से आपको पता लगा कि चिल्ड्रन, तो यहाँ पर ऑप्शन A जो है ये बिल्कुल सही है। अभी मैंने आपको बताया भी कि ये बच्चों के लिए होता है, बच्चों के बुद्धि परीक्षण के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पिछड़े बालक की पहचान हेतु परीक्षण है। सामान्य बुद्धि लब्धि परीक्षण, मानवीकृत उपलब्धि परीक्षण, नैदानिक परीक्षण या फिर उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी। तो इस तरीके से यहाँ पर आज आपने सामूहिक बुद्धि परीक्षण, इसके अलावा व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण, इतने सारे क्वेश्चन भी सॉल्व किए। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण क्या होता है, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण क्या होता है, इतनी सारी चीजें आज आपने पढ़ी। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने अच्छे से प्यारे प्यारे कमेंट्स आप लोग जरूर करके मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। तो उम्मीद करती हूँ आप चैनल से ऐसे ही बने रहेंगे और सभी वीडियोस को देखते रहेंगे। यहाँ आपको आई बटन पर क्लिक करके सभी 3rd सेमेस्टर की वीडियोस मिल जाएंगी। आपने अगर पिछली वीडियोस को नहीं देखा तो उनको भी देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको सभी विषयों की लिंक मिलेगी। आप सभी विषयों को अच्छे से देखिए, पढ़िए और जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या है हमसे बताइए। आप फ्री PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। फ्री PDF आपको हम देते हैं हर एक वीडियो का, ताकि आप लोग अच्छे से नोट्स भी बनाते हुए चलिए और जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या है हमसे बताते हुए चलिए। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से जाए और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें।
उम्मीद करती हूँ आप चैनल से ऐसे बने रहेंगे। और दोस्तों आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। इससे आपको और भी सुविधाएं हमारे चैनल की तरफ से आपको मिलेंगी। बस आप ऐसे ही बने रहिए और जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या है हमसे बताते रहिए। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर ही आपको सभी की फ्री पीडीएफ मिलती है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और टेलीग्राम पर सिंपली जा करके आप टारगेट यूपी टेट सीटेट सर्च करके भी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आप लोगों को हर एक वीडियो की पीडीएफ बिल्कुल फ्री हम देते हैं और लगातार देते रहेंगे। बस आप चैनल से ऐसे ही बने रहिए और लगातार अपने अच्छे से प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहा करिए। वीडियो को शेयर करना मत भूला करें दोस्तों। अपने कॉलेज के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कर दिया करें, जिससे अधिक से अधिक प्रशिक्षुओं तक ये वीडियोस पहुंचे और अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहन अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख पाएं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और ऐसे हमारे चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद।